हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लोरोफिल के फंक्शन के बारे में। देन उसके बाद हमने कैरोटीनॉइड्स को स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस किया था। लेकिन पिछली वीडियो के अंदर हमने कैरोटीनॉइड्स के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, जिसे मैं फिर दोबारा से समराइज करता हूं। हमने डिस्कस किया था कि कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो विजिबल रीजन यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 400 से 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसमें एब्जॉर्प्शन शो करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि ये लाइट को कैप्चर करता है और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करता है एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन को मैं ऑलरेडी डिटेल में डायग्राम के साथ हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैरोटीनॉइड्स के एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, जिससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। अगर आप लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MSc बॉटनी या MSc जूलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। आपको सबसे पहले थ्योरी कवर करना है, उसके बाद आप MCQs का जो प्रैक्टिस सेट है उसके माध्यम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर आपके सामने थ्योरीज है, लेकिन थ्योरी को हम बाद में समझेंगे। डायरेक्टली अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो चीजें आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले डायग्राम की मदद से और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैरोटीनॉइड्स इन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज फोटो प्रोटेक्शन। फोटो प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म काफी डिटेल में डायग्राम की मदद से हम समझने वाले हैं। राइट, यानी कैरोटीनॉइड्स ओनली एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि ये जो है फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिंपली फोटो प्रोटेक्शन जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है। राइट, अब देखो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कैसे ये जो है फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए हमें एग्जांपल के साथ समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम जो है इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कैटेगरी में हमने प्लेस किया था। तो यदि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंटेशन में उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में उसे हम कहेंगे फोटो ऑक्सीडेशन। अब इस फोटो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन के केस में फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, और फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देगा तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अफेक्ट होगी। राइट, तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये अपना यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो है फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। अब ये कैरोटीनॉइड्स कैसे फोटो प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये 2 तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो है एक तो क्वेंचर के फॉर्म में काम करते हैं, एज वेल एज ये जो है एक्सक्वेंजर के तौर पर भी काम करते हैं। यानी 2 तरीके से काम करते हैं, एक तो क्वेंचर के तौर पर और दूसरा स्कैवेंजर के तौर पर। जब कैरोटीनॉइड्स क्वेंचर के तौर पर काम करता है तब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के फॉर्मेशन को स्लो डाउन करता है, प्रिवेंट करता है, यानी उसे बनने ही नहीं देता है। दूसरा, जब ये स्कैवेंजर के तौर पर काम करता है तब ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिमूव करता है। मान लीजिए कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन चुकी है, तो अब उसको रिमूव करने का काम भी कैरोटीनॉइड्स करता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अब देखिए, यदि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइट की प्रेजेंटेशन में यदि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लार्ज अमाउंट में बनेगा तो वो जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। अब क्लोरोप्लास्ट में चाहे क्लोरोफिल का डैमेज हो या फिर किसी अदर फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट का डैमेज हो, ओवरऑल आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ही अफेक्ट होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वही अफेक्ट होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है तो उससे प्रभाव पड़ेगा, जो कि हमें रोकना पड़ेगा ताकि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। तो ये कौन रोकता है, इस चीज को कौन प्रिवेंट करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बनने से कौन रोक सकता है या कौन इसे स्लो डाउन कर सकता है, तो वो है कैरोटीनॉइड्स। अब ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो ये क्वेंचर के तौर पर, दूसरा ये स्कैवेंजर के तौर पर। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट के माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फोटो प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो ये प्रोसेस है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है।
तो आइए मैं इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस डायग्राम की मदद से, इस पाथवे की मदद से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आप लोग लॉजिकल तरीके से समझेंगे, स्टोरी बिल्ड करके चलेंगे, तब आपको ये चीजें और भी ज्यादा अच्छे से और इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, शो किया है। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट है, डजंट मैटर। हमें यहां पर ये देखना है कि ये सब जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को जब ये कैप्चर करता है, तो कैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है और कैसे वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, इसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, यहां पर ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इस समय ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि ग्राउंड स्टेट का मतलब कि रिलैक्स स्टेट में है, अभी उसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं आई है। जैसे ही ये जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, राइट। ये जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को गेन करता है। अब स्टूडेंट, जब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को गेन करता है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर इसे वापस ग्राउंड स्टेट में आना है तो इसे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा, लॉस करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसके पास एनर्जी रहेगी तब तक ये ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकेगा। तो ये क्या करता है, ये अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को अपने नेबरिंग पिगमेंट के साथ, चाहे वो अदर फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड हो या फिर अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो, उसको ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसके पास रहता है, अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट है तो ये क्या करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो है उसको यूटिलाइज कर देगा। तो दो तरीके से ये अपनी एनर्जी को लॉस करता है। एक तो यहां पर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में, यानी अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को किसी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ट्रांसफर कर देगा। दूसरा, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है और वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ये मैंने एक नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्कस किया। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, अब इस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट यानी इस पर्टिकुलर स्टेट को गेन करने के बाद ये ना तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, राइट, यानी कि अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को किसी अदर पिगमेंट के साथ ये शेयर नहीं करता, ट्रांसफर नहीं करता है। दूसरे नंबर पर ना ही ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये करता क्या है, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये एक्चुअली में क्या करता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स एंटर करता है ट्रिपलेट स्टेट में। जब ये ट्रिपलेट स्टेट में एंटर करता है स्टूडेंट्स, तो ये अपनी एनर्जी को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इससे जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है सिंगलेट ऑक्सीजन में, राइट, जो कि एक्ट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की तरह। अब देखो, यदि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो है फोटो सिस्टम के प्रोटीन को डैमेज कर सकता है, ये जो है फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। काफी सारे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट को डैमेज कर जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसमें एक D1 प्रोटीन है, उसको ये डैमेज कर देता है। अगर उसको ये डैमेज करेगा तो यहां पर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, यानी फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस हो जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, जो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, वो जो है स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रभावित हो रही है तो हमारे लिए जरूरी है कि इसको रोका जाए। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रही है इसको स्टॉप किया जाए, इसको स्लो डाउन किया जाए, अदरवाइज जो हमारी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया एक अब नॉर्मल कंडीशन। ये था एक नॉर्मल कंडीशन जो कि जनरली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है, ये एक अब नॉर्मल कंडीशन है। अब तीसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसे कैरोटीनॉइड जो होता है वो इसमें फोटो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है, कैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बनने से रोकता है, ठीक है। अब फिर दोबारा से आपको यहां पर अज्यूम करना है, क्योंकि अभी तक इस पूरे वीडियो के अंदर जो चीज हम समझने वाले हैं वो इस तीसरे डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिर दोबारा से आपको वही कंडीशन अज्यूम करना है। हमारे पास ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो है एक्साइटेड स्टेट में गया, जिसे आप सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, किसी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ट्रांसफर नहीं किया और ना ही इसने फोटोकेमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज किया। तो इस कंडीशन में ये ट्रिपलेट स्टेट में
जाने की कोशिश करेगा, यानी ट्रिपलेट स्टेट में जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अब नॉर्मल कंडीशन में देखा था। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है तो वो इसकी एनर्जी को क्वेंच कर लेगा, यानी कि खुद ले लेगा। कैरोटीनॉइड क्या करेगा, ये इसकी एनर्जी को खुद ले लेगा, क्वेंच कर लेगा और खुद एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को वापस ग्राउंड स्टेट में ले आएगा। ठीक है, फाइनली कैरोटीनॉइड ने क्या किया, उसकी एनर्जी को खुद लेकर के एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इस एक्साइटेशन एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया, जैसा कि आप वहां पर डायग्राम में देख सकते हैं। और यहां पर इससे फायदा क्या हो गया, यहां से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बन सकती थी वो नहीं बनी और इसी तरह से जो हमारा कैरोटीनॉइड्स है वो फोटो प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है सर, अभी आपने बताया कि कैरोटीनॉइड्स जो होता है ये क्वेंचर के तौर पर काम करता है और जब ये क्वेंचर के तौर पर काम करता है तो ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, उसको स्लो डाउन करता है, उसको बनने से रोकता है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर ऐसी भी कंडीशन आती होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के फॉर्मेशन को आप स्लो डाउन तो कर लोगे बट पूरी तरह से आप उसे स्टॉप नहीं कर पाएंगे। और यदि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्विंचिंग के प्रोसेस के बाद भी बनेगा, अगर मान लो बन गया एक कंडीशन में, तो उसे रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये स्कैवेंजर के तौर पर काम करते हैं। स्कैवेंजर के तौर पर काम करने का मतलब क्या है, ये सेल के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन चुकी है उसको ये रिमूव करते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिमूव करने के लिए जो कैरोटीनॉइड्स होता है वो स्कैवेंजर के तौर पर काम करता है। इट मींस ये जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। अब कई सारे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स आपने देखे होंगे जो आजकल बिक रहे हैं, उस पर लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट। वो करता क्या है, वो जो है हमारे सेल के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, यानी वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसी तरह से ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये भी तो सेम वही काम कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब ये कैरोटीनॉइड्स स्कैवेंजर के तौर पर काम करता है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिमूव करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और बुक्स के अंदर भी वो आपको साइकिल्स इजीली मिल जाएंगे। हालांकि स्टूडेंट्स उसे बहुत ज्यादा अपने माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ साइंस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और सभी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, उसी के बेसिस पर आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।